आ गया आप। स्वागत है आप लोगों का आज के हमारे वीडियो में। और आज हम पढ़ेंगे 9th क्लास की जियोग्राफी भूगोल से चैप्टर 2 जिसका नाम है भारत का भौतिक स्वरूप। और मैं बता दूं कि ये इस वीडियो मतलब इस चैप्टर का पार्ट 2 है, पार्ट 2 की वीडियो है। पहले पार्ट की वीडियो ऑलरेडी अपलोड है हमारे चैनल पे, जिसका लिंक आपको आई बटन में और डिस्क्रिप्शन दोनों जगह पे मिल जाएगा। वहां से जाकर आप उसको जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि पहला नहीं देखा है तो दूसरा समझ में कैसे आएगा। पहला पार्ट इंपॉर्टेंट होता है कहानी समझने के लिए। और अभी तक पहले पार्ट में हम क्या क्या पढ़ चुके हैं, तो मैं आपको ये सारी प्लेट वगैरह, ये भारत का भूभाग और ये जो भारत को 6 भौगोलिक रूप में 6 भागों में बांटा जाता है जो हमें दिखाई देता है, उसमें से हम उस वीडियो में 2 को समझा चुके हैं। अब हम यहाँ प्रायद्वीपी से स्टार्ट करने वाले हैं, तो जाके फटाफट उसको देख लो, फिर इसको देखना। मैं ये नहीं कहूंगा कि इसको पूरा देखो फिर उस पर जाओ, आधे में नहीं समझ में आएगा, शुरू से समझना बहुत जरूरी है। तो अब शुरू करते हैं जहां से हम आज की वीडियो में पढ़ने वाले हैं वहां से। तो अब शुरू करते हैं हम प्रायद्वीपीय पठार से। तो प्रायद्वीपीय पठार एक मेज की आकृति वाला स्थल है। आपने मेज देखी ना, तो वो सपाट होती है ना, ऊपर से एकदम प्लेन, ऐसे ही होते हैं हमारे पठार। ये पुराने क्रिस्टलीय, आग्नेय और रूपांतरित शैलों से बने हैं। गोंडवाना भूमि के टूटने एवं अपोहा के कारण जो बना था वो है ही। और यही कारण है कि ये प्राचीनतम भूभाग है, क्योंकि हिमालय तो आपको बताया ना नए नए बने, वो नीचे से उठ के ऊपर आए, पर ये लंबे समय से ऐसे का ऐसे ही है। ये पठारी भाग चौड़ी तथा छिछली घाटियों एवं गोलाकार पहाड़ी में बना है। ये सब चीजों का मतलब क्या है, अभी आगे की लाइनों में मैं आपको बहुत अच्छे से क्लियर करा रहा हूँ, डोंट वरी। आप ये मत सोचिएगा ये तो खाली बस पढ़ते जा रहे हैं समझा नहीं रहे, अरे चिंता क्यों करते हैं आप, हम है ना। तो इस पाठार को 2 मुख्य भागों में बांटा गया है। अब यहीं से मेन कहानी चालू हो गए है, समझने की जरूरत यहीं से है सारी। तो अपने कानों को अच्छे से खोल लो और ध्यान से सुनो। तो हम इस पूरे पाठार को, जो भारत का प्रायद्वीपीय पाठार है, इसको 2 भाग में बांटते हैं। एक है मध्य उच्च भूमि और दूसरा है दक्कन का पाठार, इसको दक्षिण का पाठार भी कहते हैं। नर्मदा नदी के उत्तर में प्रायद्वीपीय पाठार का वो भाग जो मालवा के पाठार के अधिकतर भागों में फैला है, उसे मध्य उच्च भूमि कहा जाता है। तो आपको हम ये दिखाते हैं मैप में, ये देखिए मालवा का पाठार ये दिख रहा है। अब जरा इस मैप को थोड़ा ध्यान से देखिए, यहाँ पर आपको ये जो बॉक्स नजर आ रहा है, इस बॉक्स से समझने की कोशिश कीजिए। जो डार्क ब्राउन कलर में जो दिख रहा है, यहाँ पर जो जमीन है उसकी ऊंचाई 1200 मीटर से ऊपर है। तो ये हिस्सा कौन सा है, देखो ये पर्वतीय हिमालय वाला जो हिस्सा है, ये 1200 मीटर से अधिक ऊंचा है। उसके बाद जो हल्का दिख रहा है आपको, हल्का ब्राउन है, वो 600 से 1200 मीटर ऊंचा है। तो यहाँ पर देखिए जो हिस्सा आपको ये कलर वाला दिख रहा है, इसमें कुछ जगहों पर गाढ़ा है हल्का सा कलर, देखो जैसे ये गाढ़ा है, यहाँ पे गाढ़ा कलर दिख रहा है, ये दिखाई दे रहा है। यहाँ अगर देखेंगे तो ये कुछ जगहों पर है। तो यहाँ पर जो ऊंचाई है वो 600 से 1200 मीटर है। उसके बाद जो हल्का सा लाइटेड हो गया वहां पे 300 से 600 के बीच में, यानी ये जो बाकी बचा हुआ हिस्सा है, ये सब पाठार जिसको हम पढ़ रहे हैं, ये जो मालवा का पाठार है जिसको उच्च भूमि कहा जा रहा है, ये वाला हिस्सा है वो। ठीक है, इधर अरावली श्रेणी से घिरा है और इधर ये विंध्याचल की श्रेणी से घिरा हुआ है। श्रेणी मतलब क्या है, देखो यहाँ पे लिखा है ना पर्वत श्रेणी, ये पर्वत है, अरावली पर्वत श्रृंखला, विंध्याचल पर्वत श्रृंखला। और ये देखो 0 से जो 300 वाला है, ये है बिल्कुल फेस कलर वाला, ये हमारा ये जो सब कुछ है ये वाला। ठीक है, तो अब वापस से चालू करते हैं, समझते हैं तो क्या कह रहा था। तो मध्य उच्च भूमि को क्या कहा गया, ये कहां से कहां तक फैला है, ये फैला है मालवा के पाठार में के अधिकतर भागों में ये फैला हुआ है। कौन फैला, मध्य उच्च भूमि की बात हो रही है। विंध्य श्रृंखला और दक्षिण की मध्य उच्च भूमि उत्तर पश्चिम की अरावली से घिरी है। देखो अगर आपको ये दिशाओं का बहुत कंफ्यूजन होता है तो पहले पार्ट की वीडियो देख लेना, ठीक है, पहले पार्ट की नहीं, आपके पहले चैप्टर की वीडियो देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा, ये दिशाओं में नहीं कंफ्यूज होगे। बट मैं फिर भी थोड़ा सा समझा देता हूँ। यहाँ पर ये जो मध्य उच्च भूमि है वो किससे घिरी हुई है, अरावली पर्वत श्रेणी से। भारत के मैप को देखते हैं तो आपको पता है कि इधर ईस्ट है, इधर वेस्ट है, इधर नॉर्थ है और नीचे की तरफ हमारा साउथ है। ये भाई साहब डब्लू बन गए, इनको जरा एन बना दिया जाए, लाओ भैया एन बन जाओ फटाक से जरा, ये देखो एन बन गए। तो इधर नॉर्थ है, तो ये हिस्सा कैसे हुआ, वेस्ट और नॉर्थ का मिलता जुला हुआ, उत्तर और पश्चिम का मिलता हुआ, इसलिए इधर उत्तर पश्चिम का आ गया। यहाँ पर अगर हम खड़े होते हैं तो ये क्या है, पूर्व दक्षिण का, तो इसे पूर्व दक्षिण कह दिया। ऐसे ही कहा गया है, देखो उत्तर पश्चिम और दक्षिण पूर्व में उच्च भूमि जो है। तो उच्च भूमि आपको समझ गया, ये जो मालवा के पठार का ये जो पूरा हिस्सा है, ये उच्च भूमि के पठार हैं। पठार को हम 2 ही भागों में बांटते हैं, मध्य उच्च भूमि और दक्कन का पठार। तो मध्य उच्च भूमि आपको समझ में आ गई होगी। अब क्या है, पश्चिम में धीरे धीरे राजस्थान के बलुई तथा पथरीले मरुस्थल में मिल जाती है। इस क्षेत्र में बहने वाली नदियां चंबल, सिंध, बेतवा, केन दक्षिण पश्चिम के उत्तर पूर्व की ओर बहती हैं। इस प्रकार से वो इस क्षेत्र की ढाल को दर्शाती है। देखो नदियां तो उसी तरफ बहेंगी जिस तरफ ढलान होगा। ठीक है, तो ये जो नदियां हैं
सिंध हो गई, बेतवा हो गई, चंबल हो गई। ये नदियां हमें बताती हैं कि ढलान किस तरफ है। ये चंबल नदी इधर को बहती है, देखो इस तरफ को बहती है, यहाँ से निकलती है और इस तरफ बह को जाती है। तो ये बताती है कि भाई ढलान किस तरफ को है, ढलान इस तरफ को है, इस दिशा में ढलान है यहाँ पर, ठीक है। तो हमें ये भी समझ में आ गया। तो ये ढलान को दर्शाती है नदियों का बहाव, और हमें मध्य उच्च भूमि भी समझ में आ चुकी है। मध्य उच्च भूमि पश्चिम में चौड़ी है, पूर्व में संकीर्ण है। पश्चिम में चौड़ी और पूर्व में पतली हो जाती है। तो पश्चिम का, पश्चिम बताया ना, ईरा वेस्ट, यहाँ देखो यहाँ पे चौड़ी है, पूर्व में जाते जाते देखो क्या हो गई, पतली हो गई, ओके, यानी संकीर्ण हो गई। इस पठार के पूर्वी विस्तार को स्थानीय रूप से बुंदेलखंड या बघेलखंड कहा जाता है। पूर्वी विस्तार याद रखना है, पूर्वी विस्तार यानी इधर का जो विस्तार है, इसको बुंदेलखंड या फिर बघेलखंड के नाम से जाना जाता है। इसके पूर्व के विस्तार को दामोदर नदी या अपवाहित छोटा नागपुर पठार दर्शाता है। छोटा नागपुर देखो ये रहा, ठीक है ना, हाँ, छोटा छोटा डॉन छोटा, ठीक है। यहाँ पे देखो पतला भी हो गया है, पूर्व में हो गया बुंदेलखंड, बघेलपुर और छोटा नागपुर, ये आपको याद रखना है। ये सारा का इलाका क्या है, मध्य उच्च भूमि का इलाका है। ये पूरा पूरा देखो मध्य उच्च भूमि। बंटवारा समझ सकते हो ना, देखो ये यहाँ से ऐसे करके लाइन दिख रही है, यहाँ से बंटवारा हो गया, नीचे दक्कन का पठार हो गया, ऊपर जो है हमारा उच्च भूमि हो गया, मध्य उच्च भूमि। नाम क्यों पड़ा है मध्य उच्च भूमि, देखो मध्य में, भारत के मध्य में, उच्च मतलब ऊपर है, ऊंची है, ठीक है, और भूमि तो जमीन है ही, ऐसे भी आप याद रख सकते हो। दक्षिण का जो पठार है, अब दक्षिण के पठार पे आ गए हम, देखो इस वाले दक्कन के पठार पे आ गए। तो अब यहाँ पर क्या है, तो दक्षिण का पठार है वो त्रिभुजाकार भूभाग है, जो नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है। त्रिभुजाकार क्यों कहा, इसको देखो जरा ध्यान से, देखो ऐसे एक त्रिभुज बन रहा है, एक ऐसे, ऐसे देखो, ये ऐसे करके एक त्रिभुज का निर्माण कर रहा है, ठीक है, तो इसलिए त्रिभुज कहा गया। और नर्मदा नदी देखो, नर्मदा नदी ये बह रही है, तो नर्मदा नदी के दक्षिण में, ये दक्षिण में स्थित है, ठीक है, इसलिए इसको क्या कहा गया, दक्षिण का पठार कहा गया। समझ में याद रख सकते हो, नर्मदा नदी के नीचे बह रहा है, इसलिए दक्षिण का पठार कहा गया, आसान सी चीज है। उत्तर में इसके चौड़े आधार पर सतपुड़ा श्रृंखला है, जबकि महादेव, कैमूर की पहाड़ी, मैकाल श्रृंखला इसके पूर्वी विस्तार है। तो उत्तर वाले को पहले समझ लेते हैं भाई, कि उत्तर में इसके चौड़े आधार पर सतपुड़ा की श्रृंखला है। उत्तर में आप सतपुड़ा की श्रृंखला देखो कहाँ, ये रही उत्तर, तुम्हें पता है ऊपर उत्तर है, नीचे दक्षिण है, सतपुड़ा है, महादेव की श्रृंखला है। तो यहाँ पर ये देखो, ये जो पर्वत श्रेणी, जो ये ऐसी लाइन है ना, यहाँ सब पर्वत है, ये सब देखो, ये यहाँ पूरा पर्वत है, ये पर्वत है, यहाँ अरावली पर्वत, ये सतपुड़ा है, ये महादेव है। तो जो दक्कन का पठार है, इसके उत्तर में सतपुड़ा और महादेव की पहाड़ियां हैं, ठीक है, तो वही यहाँ पर दिखाई गई हैं। ओके, आगे क्या लिखा गया वो देख लेते हैं हम, कि कहाँ पे छोड़ा था हम लोगों ने, हाँ, भारत के भौतिक मानचित्र में इन पहाड़ियों और श्रृंखलाओं की स्थिति ज्ञात कीजिए। तो कर लेना, मैप में जरूर लेना। दक्षिण का पठार पश्चिम में ऊंचा और पूर्व की ओर कम ढाल वाला है। ध्यान देना है आपको, ये जो दक्षिण का पठार है वो पश्चिम में तो ऊंचा है और पूर्व की ओर कम ढलान है। यहाँ पर देखो ऊंचा है और इधर कम ढलान है। आप इसको देखो क्या समझ सकते हैं, कलर से समझ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो सारा कलर डार्क है, ऊंचा है, इधर कम, और इधर ढलान कम है। ढलान कम का मतलब यहाँ पे तो तगड़ा ढलान था, पर यहाँ उतना ढलान नहीं है। ओके, इस पठार का एक भाग उत्तर पूर्व में भी दिखता है। उत्तर पूर्व, ध्यान से देखना, अब उत्तर पूर्व कहाँ जाना है, उत्तर पूर्व इधर पहुंचा रहा है, तो देखो पूर्व तो इधर है, ठीक है ना, तो ये यहाँ की बात हो रही है, ठीक है, ये यहाँ से देखो यहाँ पे, ठीक है। ओके, अब देखो कैसे पता लग रहा है मुझको, मुझे कैसे पता, देखो ये मेघालय का भी एलोंग पठार तथा उत्तर कचार पहाड़ी के नाम से भी जाना जाता है। यह एक भ्रंश के द्वारा छोटा नागपुर पठार से अलग हो गया और पश्चिम से पूर्व की ओर तीन महत्वपूर्ण श्रृंखलाएं गारो, खासी और जयंतिया भी मौजूद है। देखो यहाँ पे है गारो, खासी और जयंतिया, किसी कारण से इससे टूट कर ये अलग हो गया है और ये यहाँ पर पहुंच गया है, पर ये मौजूद है। तो इसी दक्कन के पठार का हिस्सा है जो यहाँ पहुंच गया है, आप इसको इसका ना समझ लेना, ठीक है। ओके, अब आगे देखते हैं क्या है, ये यहाँ तक क्लियर हो गया। देखो प्रायद्वीपीय पठार जो है भारत के, उसको दो में बांटा गया, मध्य उच्च भूमि और दक्कन का पठार, जो कि मैंने आपको अच्छे समझा दिया। मैप को देखते ही आपको याद आना चाहिए, ये जो हिस्सा है देखो, ये यहाँ से ये यहाँ तक, ये पूरा मध्य उच्च भूमि वाला हिस्सा है। इधर पश्चिम में चौड़ा है, पूर्व में जाके कम है। ढलान किधर को है वो भी बता दिया, किससे घिरा हुआ है वो भी बता दिया, छोटा नागपुर तक फैला हुआ है। इधर ये मालवा का पठार है, इसे मध्य उच्च भूमि कहते हैं। नीचे का जो है वो दक्कन का पठार है, इधर पश्चिम में ऊंचा है, पूर्व की ओर कम ऊंचा है, मतलब नीचा हो गया है, ढलान भी कम है और इसका एक हिस्सा कुछ यहाँ पर भी पहुंच गया है। अगर इसकी बात करें तो ये कहाँ है, नर्मदा नदी के नीचे है, यानी कि दक्षिण में है। ऐसे करके आपको उसको याद रख लेना, सिंपल सा है। आगे बढ़ते हैं। दक्षिण के पठार के पूर्व और पश्चिम के सिरे पर क्रमशः पूर्वी और पश्चिमी घाट स्थित। देखो पूर्वी और पश्चिमी घाट दिख रहे हैं, ये दक्षिण का पठार है, इधर देखो पूर्वी घाट है, इधर देखो पश्चिमी घाट है। हो गया क्लियर, आगे बढ़ते हैं। और पश्चिम घाट पश्चिमी तट के समानांतर स्थित है। अब पश्चिम घाट पश्चिमी तट के समानांतर, तट मैंने आपको बताया ये रहा हमारा तट,
और इसके समानांतर जस्ट इसी के साथ में हमारा ये घाट भी है। तट और घाट एक साथ, ऐसे याद रखना है। पश्चिमी घाट पूर्वी घाट की अपेक्षा ऊंचे हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं एक चीज जो छोड़ दिया था, हमने देख लेते हैं। पश्चिमी घाट समानांतर स्थित हैं, ये सतत हैं, इन्हें केवल दर्रों के द्वारा ही पार किया जा सकता है। भारत के भौतिक मानचित्र में थाल घाट, भोर घाट और पाल घाट की स्थिति आपको ज्ञात करनी, तो आपको लेना है मैप और उसके अंदर खोज के निकाल देने हैं। ठीक है, पश्चिमी घाट पूर्वी घाट की अपेक्षा ऊंचे हैं, यानी कि जो पश्चिमी घाट है वो इनकी अपेक्षा ऊंचे हैं। आपको यहाँ पे मैप में ही समझ में आ रहा है। देखो यहाँ का जो हिस्सा है पूर्वी घाट का, वो इस वाले कलर में है कि 0 से 300 मीटर ही ऊंचा है, पर इधर का जो हिस्सा है वो इस वाले में 600 से 1200 मीटर है। तो ये सीधी सी बात है, ऊंचा होगा कि नहीं होगा। ओके, देखो 600 मीटर की औसत ऊंचाई की तुलना में जो पश्चिमी घाट है वो 900 से 1600 मीटर है। अरे वही तो हम भी कह रहे हैं कि भैया इधर के ये ऊंचे हैं, बस मैप में बताया गया, तुम लिख के बता रहे हो। एक ही तो बात है, बच्चों को ऐसे ही याद रहेगी। मैप देखो बच्चों, मैप को पढ़ना सीख गए तो किताब पढ़ना खत्म। आप इन मैप को पढ़ लो, यही चीजें किताब में लिखी होती हैं। देखो सब वही बातें हैं जो आपने इस मैप को देख के समझ ली। मैं इस मैप को देख के आपकी पूरी की पूरा चैप्टर लिख सकता हूँ। बस आपको भी यही चीज सीखनी है, आपको भी पूरे पूरे पार्ट बैठ के पढ़ने की जरूरत ही नहीं, ये फोटोएं बोलती हैं, बस आपको ये समझना है। ओके, अब पूर्व में घाट का विस्तार महानदी घाटी और दक्षिण में नीलगिरी तक है। तो आपने पश्चिमी घाट को तो देख लिया। पश्चिमी घाट कहां से कहां, देखो पश्चिमी घाट यहाँ से शुरू हो रहा है, ये तापी नदी के यहाँ के आसपास से, नर्मदा नदी के नीचे से, और ये यहाँ तक नीचे तक फैला हुआ है। ऐसे यहाँ पे जो पूर्वी घाट कहा गया है कि पूर्वी घाट का विस्तार कहां से है, महानदी घाटी से लेके नीलगिरी तक। तो महानदी घाटी कहाँ है, देखो ये रही महानदी आपकी घाटी, और नीलगिरी कहाँ है, देखो नीलगिरी की ये रही घाटी। ये यहाँ तक इसका जो है पूरा का पूरा जो है हमारा पूर्वी घाट फैला हुआ है। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या लिखा है, पूर्वी घाट का विस्तार जो है सतत नहीं, पश्चिम का सतत है, इसका सतत नहीं। सतत और ये जो सतत और नहीं सतत वाले को कैसे समझना है आपको, इसको हम समझाते हैं। देखो यहाँ पर काफी अलग अलग टाइप की जमीन है, जबकि यहाँ पर काफी एक जैसी जमीन है, बस इसी को कहा गया। उसके बाद क्या है, ये अनियमित है, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों ने इनको काट दिया है। यहाँ पर जो ये पूरा घाट है, ये जो नदियां यहाँ से बह बह के आती हैं, इनके कारण ये कट गया है। ठीक है, आपको पता है नदियों का जब पानी बहता है तो वो काटते हुए चलता है, तो वैसे ही ये वर्षा के घाट पश्चिमी ढाल व आर्द्र हवा से टकराकर ऊपर की ओर उठने के कारण होते हैं। देखो ये सब बच्चों आपको पढ़ना है, बस समझने की जरूरत है ही नहीं। जो समझने लायक हम आप उसको अच्छे से समझाएंगे, टेंशन न को। पश्चिमी घाट की ऊंचाई उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ती जाती है। पश्चिमी घाट की ऊंचाई उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ती जाती है, उत्तर से दक्षिण। यहाँ पे ये जो घाट है इसकी ऊंचाई लगातार इस तरफ को बढ़ती जाती है, यही कहा गया। इस भाग में शिखर हैं जैसे कि अनाई मुंडी तथा डोडा बेटा। पूर्वी घाट में सबसे ऊंचा शिखर जो है वो महेंद्रगिरी है। तो आपको ये नाम याद रखने हैं, अनाई मुंडी और डोडा बेटा। ढूंढने की कोशिश करते हैं आपके इसमें दिए हैं कि नहीं दिए हुए हैं। तो अनाई मुंडी तो ये दे रखा है, देखो ये रहा अनाई मुंडी। ठीक है, तो आपको एक तो मिल गया, बाकी जो नहीं मिल रहा नहीं दिया कोई बात नहीं, मत देखिए। शिखर महेंद्री है पूर्वी घाट, तो आपको एक पश्चिमी घाट का सबसे ऊंचा अनाई मुंडी आराम से याद रख सकते हो, यन्ना मुंडी बुंडी अनाई मुंडी, ऐसे करके आप याद रख सकते हो। और जो पूर्वी घाट है वहां पर है महेंद्रगिरी जी, तो हमारे शिव जी का नाम है महेंद्रगिरी, तो आप उनसे याद रख सकते हैं। अब देखो इसमें दिया कहाँ है, आपके इसमें नहीं दिया हुआ, मैं अलग से वीडियो बना के इसमें रखना पड़ता मुझे लग रहा है, यहाँ पे तो दिया नहीं गया। खैर आगे देखिए क्या दिया गया। उसके बाद आगे क्या है, पूर्वी घाट में सबसे हो गया। पूर्वी घाट के दक्षिण पश्चिम में सेवाराय जावेड़ी की पहाड़ियां स्थित हैं। उद्गम डंडल जिसे ऊटी के नाम से जाना जाता है, ऊटी इज द फेमस प्लेस। आपको यहाँ पर जो इस वाले पैराग्राफ में जितनी भी चीजें गई है ना, आपको ये मैप में ढूंढ लेनी है। ठीक है, जावेड़ी पहाड़ियां हैं, उद्गम स्थल है जिसे ऊटी के नाम से जाना जाता है, कोड़ई कनाल जैसी प्रसिद्ध पहाड़ियां स्थित हैं। ये सब पूर्वी घाट में और पश्चिमी घाट में, तो आप इन्हें बस जस्ट याद रखने की जरूरत नहीं, बस मैप में देख लेना एक बारी। प्रायद्वीपीय पठार की एक विशेषता है कि यहाँ पर पाई जाने वाली जो मृदा है वो काली है। ठीक है, और इसीलिए इसको दक्कन ट्रैप भी कहा जाता है। इसकी उत्पत्ति ज्वालामुखी से हुई है, इसलिए इसके जो है वो शैल जो है वो आग्नेय है। वास्तव में इन शैलों का समय के साथ अपरदन हुआ है, यानी कि कटे हैं बहे हैं, जिससे काली मृदा का निर्माण हुआ। अरावली की पहाड़ियां प्रायद्वीपीय पठार के पश्चिम और उत्तर पश्चिम के किनारे पर स्थित है। देखो पश्चिम और उत्तर पश्चिम, मैप में अरावली देख लो ये कहाँ है। अब पश्चिम उत्तर पश्चिम याद रखना है, देखो पश्चिम ये है, उत्तर पश्चिम ये मिल जाता है दोनों, तो ये उत्तर पश्चिम बन जाता है, सिंपल सी बात है। यहाँ पर स्थित है, ये बहुत अधिक अपर्दित है और खंडित पहाड़ियां। अपर्दित और खंडित पहाड़ियां मतलब अरावली पर्वत श्रेणी लगातार नीची होती जा रही है, इसकी ऊंचाई जो है घटती जा रही है, तो इसीलिए इसको कहा गया है कि बहुत ही ज्यादा जो है
खंडित है, लगातार ये टूट रही है, अपरदित हो रही है और ये गुजरात से लेकर दिल्ली तक दक्षिण पश्चिम में उत्तर पूर्व दिशा में फैली हुई है। अरावली पर्वतमाला जो है पृथ्वी पर मौजूद पर्वतमालाओं में सबसे पुरानी पर्वतमाला है, जिससे जुड़ी हुई आपको कई सारी जो है हमारे ग्रंथों में कहानियां भी मिलती हैं कि एक बार ये बहुत ऊंची उठ गई थी और इतनी ऊंची उठ गई थी कि इसने सूर्य का रास्ता रोक लिया था। फिर भगवान विष्णु ने अपने पैर से इसको दबा दिया था और उसके बाद ये लगातार नीची होती जा रही है और एक समय आएगा जब कलयुग अपने चरम पे होगा तो ये खत्म हो जाएगी। तो इस कहानी के जरिए भी आप इसको याद रख सकते हैं कि लगातार ये नीची होती जा रही है। कहानियों का उद्देश्य कभी भी कुछ ऐसा नहीं होता है कि वो आपको कुछ ऐसी बातें बताएं चाहे भाई ये चमत्कारिक है, ये कैसे हो सकता है। कहानियों का मतलब कुछ ऐसा होता है जिसे अक्सर हम नकार देते हैं। हमें यहाँ पर ये याद रखना है कि जो अरावली पर्वत श्रृंखला है ये फैली हुई कहां तक है, लगातार नीची होती जा रही है, टूटती जा रही है, खंडित होती जा रही है और इसी के साथ कंप्लीट होता है आपका भारत के भौतिक स्वरूप को समझने में जो तीसरे वाला सेक्शन था प्रायद्वीपीय पाठार वाला, वो जिसके अंदर आपको याद रखना है कि हमारे जो देश के प्रायद्वीपीय पाठार हैं, जो भारत के प्रायद्वीपीय पाठार हैं, उनको बांटा गया है दो भागों में, जिसमें है मध्य उच्चभूमि और दक्कन के पठार। और उसके बारे में कुछ बातें जो मैं यहाँ पे आपको समझा चुका हूँ वो याद रखनी। अब चलते हैं हमारे भारत के अगले हिस्से पर, जो कि हम 6 की बात कर रहे हैं ना। मैं आपको शुरू में बता चुका हूं हम 6 हिस्सों को समझ रहे हैं भारत को, जो 6 भागों में बांटा गया। तो हम 3 को कर चुके हैं प्रायद्वीप। अब भारतीय मरुस्थल की बारी है, तो अब चलिए भारतीय मरुस्थल को समझ लेते हैं, जो कि सबसे छोटा हिस्सा है आपके इसमें। देखिए कैसे, ये रहा जरा सा भी, ठीक है। यहां से शुरू करते हैं भारतीय मरुस्थल को। अब अरावली पहाड़ी के पश्चिम किनारे पर थार का मरुस्थल स्थित है। अरावली पहाड़ी के पश्चिमी किनारे, अरावली पहाड़ी आपको दिखाई दे रही है, ये रही, और इसका पश्चिमी किनारा कौन सा होगा, ये पूरा जो ये है भारतीय मरुस्थल लिखा है ना नंबर 4, तो 4 के बारे में तो पढ़ा है। यहाँ बालू के टिब्बों से ढका एक तरंगित मैदान है। इस क्षेत्र में प्रतिवर्ष 150 मिलीमीटर, याद रखना है, पर 150 मिलीमीटर बनेगा कितना, आप अंदाजा लगा लीजिए, ठीक है। मुश्किल से कितना बनने वाला है आपको पता ही है, 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, ठीक है, 10 मिलीमीटर। तो आप अंदाजा लगाइए, यहाँ पे सेंटीमीटर में अगर चेंज करोगे तो 10 से इसको भाग कर दो, 15 सेंटीमीटर सिर्फ बारिश होती है साल में। और इसकी जो जलवायु है बिल्कुल शुष्क है, यानी कि बिल्कुल की बिल्कुल सूखी जलवायु है। इस क्षेत्र में वनस्पति भी बहुत कम है। वर्षा ऋतु में कुछ ही सरिताएं बहती हैं, यानी जब बहुत ज्यादा पानी बरसता है, जब बहुत ज्यादा पानी बरसता है तब जाके कुछ नदियां थोड़ी बहुत बहती नजर आती हैं, जो बाद में बालू में ही मिल जाती हैं और पर्याप्त जल नहीं मिलने से वो समुद्र तक नहीं पहुंच पाती हैं। यहाँ पर सिर्फ एक ही बड़ी नदी बहती है जिसका नाम है लूनी। तो यह है भारतीय मरुस्थल की कहानी। बकरान, अर्धचंद्राकार बालू का टीला का विस्तार बहुत अधिक क्षेत्र पर होता है, लेकिन लंबवत टीले भारत पाकिस्तान की सीमा के समीप प्रमुखता से पाए जाते हैं। ये है देखो भारतीय मरुस्थल की फोटो, आप भारत के मैप में और कई सारी फिल्मों में भी आपने भारत का रेगिस्तान देखा ही होगा। आजकल गानों में वो रेगिस्तान में जाके वीडियो शूट करने का तो अलग ही क्रेज सा रहता है, तो वो भी आपने देखे हैं, तो आप देख सकते हैं। यदि आप जैसलमेर गए हैं तो बकरान के समूह को आप देख सकते हैं, यानी इन टीलों को देख सकते हैं। बकरान बढ़ आया था, जरा इसको देख लेना ध्यान से, ठीक है। बकरान क्या होता है, अर्धचंद्राकार बालू का टीला होता है, ठीक है। अक्सर इन पे चलते हुए जो है आपने देखा होगा, ऐसे चल रहे हैं, वो ऊपर से टीला सा बना हुआ और उस पर ये गाने का म्यूजिक चल रहा होता है कुछ इस टाइप से। ओके, तो ये हो गया आपके भारतीय मरुस्थल और हिस्सा। अब हम चलेंगे हमारे 5वें हिस्से पे। देखो हमने क्या किया, हिमालय देख लिया, उत्तर के मैदान देख लिए, पठार वाला हिस्सा भी देख लिया, ठीक है। अब उसके बाद देखो ये सब भी देख लिया, अब हम भारतीय मरुस्थल वाला पढ़ रहे हैं। और इसके बाद अब बारी है तटीय मैदान, तटीय मैदान, तटीय मैदान, ठीक है। अब इसको शुरू करेंगे। प्रायद्वीप पठार के किनारे संकीर्ण तटीय पट्टिकाओं का विस्तार है। संकीर्ण तटीय पट्टिकाएं किसकी बात हो रही है, बात हो रही है इन हिस्सों की, इन हिस्सों की जिन पे नंबर 5 लगा है। 4 भारतीय मरुस्थल बढ़ के आ गए, तीसरे में ये पठार वाला था, 5वां है हमारे ये तट। अब इन्हीं को पढ़ेंगे हम सटासट। देखो यह पश्चिम में अरब सागर से लेके पूर्व में बंगाल की खाड़ी तक स्थित है। अरब सागर ये रहा, बंगाल की खाड़ी ये रही, ये पूरा का पूरा जो फैला हुआ है ये हमारा तटीय है मैदान। ओके, पश्चिम तट, पश्चिमी घाट, अरब सागर के बीच स्थित संकीर्ण मैदान है। इस मैदान के 3 भाग हैं, ठीक है। उत्तरी भाग को कोंकण, कोंकण का किला, आपने अगर फिल्म देखी हो तानाजी, तो उसमें कोंकण का किला जीतते हैं, वहीं से आपको याद रखना है। मुंबई तथा गोवा को कहा गया है। मध्य भाग को कन्नड़ मैदान कहा गया है और दक्षिण भाग को मालाबार तट कहा गया है। तो देखो अगर आपको अच्छे से याद हो तो हिमालय को भी 3 में बांटा था, उत्तरी मैदान को भी 3 में बांटा था और अब तटीय मैदान को भी 3 में बांटा गया है। 3 में पहला आपको याद रखना है कोंकण, जिसमें आता है मुंबई गोवा, बीच का है जो है कन्नड़ और दक्षिण का है मालाबार तट। बंगाल की खाड़ी के साथ विस्तृत मैदान चौड़ा एवं समतल है। उत्तरी भाग में इसे उत्तरी सरकार कहा जाता है, ठीक है। आपको याद रखना, देखो अब यहाँ पे सरकार जो है बीजेपी, कांग्रेस या आम आदमी पार्टी की बात नहीं हो रही,
ठीक है, कौन से हिस्से की बात हो रही है? बंगाल की खाड़ी के साथ का जो विस्तृत मैदान है वो समतल है। बंगाल की खाड़ी देख लीजिए कहाँ है, ये रही बंगाल की खाड़ी, और इसके साथ का ये जो मैदान है ये बिल्कुल समतल है। तो यहाँ पर इसको जो कहा गया है वही कहा गया है कि भाई यहाँ का जो है इसको उत्तरी सरकार कहते हैं, जबकि दक्षिण का कोरोमंडल तट है। ठीक है, कोरोमंडल देख लीजिए कहाँ है, दक्षिण का ये रहा आपका कोरोमंडल तट, दिखाई दिया आपको, ये रहा आपका भाई साहब कोरोमंडल। ठीक है, तो आपको याद रखना है, उत्तरी सरकार देख ली और कोरोमंडल भी देख लिया। यहाँ पे कुछ बड़ी बड़ी नदियां बहती जिनके नाम है महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। तो महानदी, ठीक है, दिख गई आपको, ये रही गोदावरी, ये भी आपको दिख गई, और कृष्णा जी भी आपको दिखाई दे गई होंगी, और ये रही आपकी कावेरी जी। ओके, तो ये चार नदियां हैं जो कहाँ बैठती हैं, आपको याद रखना है हमारे तटीय तटीय मैदान वाले इलाकों में ये चार बड़ी नदियां बहती हैं। कोरोमंडल घाट है, इधर उत्तरी सरकार है। तो अब आगे देखते हैं क्या है। और कावेरी इस तट पर विशाल डेल्टा का निर्माण करती है। चिल्का झील पूर्वी तट पर स्थित एक महत्वपूर्ण भूलक्षण है। हम आपको बता दें कि चिल्का झील जो है वो भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। इसका अगर क्षेत्रफल आपको याद रखना है तो आप याद रख सकते हैं कि ये 72 किलोमीटर लंबी और 25 किलोमीटर चौड़ी है। देख लीजिए कितनी बड़ी झील है, आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया। और ये जो कावेरी नदी है यहाँ पर डेल्टा बनाती है, जैसे यहाँ पे गंगा नदी भी डेल्टा बनाती है। डेल्टा वगैरह क्या है हम ये भी समझेंगे आपके आगे वाले चैप्टर में है अच्छे से। तो ये हो गया देखिए आपका तटीय मैदान वाला हिस्सा भी कंप्लीट। तो ये तीन हिस्से में बटा हुआ है, आपको याद रखना है। तीन हिस्से कौन कौन से हैं? कोंकण, मुंबई गोवा वाला हिस्सा है, मध्य कन्नड़ का मैदान है, और दक्षिण में मालाबार है। तो कोंकण, कन्नड़, मालाबार आप ऐसे याद रख सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ पर जो बंगाल की खाड़ी से लगा हुआ जो समतल इलाका है उसको उत्तरी सरकार कहते हैं, और दक्षिण में कोरोमंडल है। तो कोरोमंडल याद रखना है। चार बड़ी नदियां हैं जो तटीय मैदान में बहती हैं, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। मंत्र की तरह आप याद रख सकते हैं, कृष्णा, गोदावरी, च कावेरी, महानदी, ऐसे करके। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला है द्वीप समूह, लास्ट है आपके चैप्टर का और हमारे भारत के 6 भागों का। तो द्वीप समूह को पहले ही भारत के मैप में देख लीजिए, इधर छठा नंबर लिखा हुआ है, यही है छठा। पहला हिमालय था, दूसरा उत्तर के मैदान थे, उत्तरी मैदान, तीसरे में हमारे घाट थे, ठीक है, सॉरी पठार थे तीसरे में, और चौथे में हमारा मरुस्थल था, पांचवें में ये घाट थे, और छठे में ये द्वीप समूह थे। ओके, तो अब द्वीप समूह क्या है आप पहले ही देख चुके हैं कि भारत का जो मुख्य स्थल है, ये जो भाग है ये बहुत विशाल है। इसके अतिरिक्त भारत में 2 द्वीप समूह भी स्थित हैं, और इन द्वीप समूह को आप आसानी से पहचान सकते हैं। केरल के मालाबार तट के पास स्थित लक्षद्वीप, तो केरल का मालाबार, देखो ये रहा मालाबार घाट, दिख रहा है, ये रहा मालाबार घाट, और उसके पास में देखो ये रहा लक्षद्वीप। आसान है याद रखना। केरल कहाँ है? केरल आपको पता ही है हमारा, ये रहा केरल, केरल के पास मालाबार तट, मालाबार तट से सामने दिखाई देता है लक्षद्वीप। ओके, घूमने का भी जरूर चलेंगे यहाँ पे, टेंशन मत लीजिए, और आपको हम फोटो भी दिखाएंगे। हमारे चैनल को बस सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहिए। आगे देखते हैं क्या है। द्वीपों का यह समूह छोटे प्रवाल द्वीपों से बना है। पहले इनको लकाद्वीप, मिनिकाय तथा एमिन द्वीप के नाम से जाना जाता था। देखो जीके है आपके लिए, बहुत जबरदस्त जीके है कि लक्षद्वीप को पहले किन नामों से जाना जाता था। तो पहले इसके नाम थे लकाद्वीप, मिनिकाय और एमिन द्वीप। 1973 में इनका नाम लक्षद्वीप रख दिया गया। ठीक है, 32 वर्ग किलोमीटर के छोटे से क्षेत्र में फैला है कवारत्ती द्वीप लक्षद्वीप का प्रशासनिक मुख्यालय। 1 नंबर का क्वेश्चन आता है कि लक्षद्वीप का प्रशासनिक मुख्यालय कहाँ है, तो आपको याद रखना है कवारत्ती। ओके, ये देखिए ये रहा लक्षद्वीप, यहीं पर आपको याद रखनी है सारी ड्रिल। उसके बाद आगे क्या है, इस द्वीप समूह पर पादप और जंतु के बहुत प्रकार पाए जाते हैं। पिटली द्वीप जहां मनुष्य का निवास नहीं है, एक पक्षी अभ्यारण्य है। तो आप ये भी याद रख सकते हैं कि लक्षद्वीप में एक पिटली द्वीप है जहां पर मनुष्य रहते ही नहीं, ये पक्षी अभ्यारण्य है। अब बंगाल की खाड़ी में उत्तर से दक्षिण की तरफ फैले द्वीपों की श्रृंखला पे ध्यान दीजिए। तो हम बंगाल की खाड़ी में चलते हैं, उत्तर से दक्षिण देखने की कोशिश करते हैं। तो आपको पता है बंगाल की खाड़ी में उत्तर, और इधर हो जाएगा आपका ये दक्षिण, और यहाँ पर फैले हैं ये द्वीप समूह, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, इसी की बात हो रही है। तो अब आगे यहाँ पर क्या है, ये द्वीप समूह आकार में बड़े संख्या में बहुत बिखरे हुए हैं। ये द्वीप समूह 2 भागों में बटा है, उत्तर में अंडमान है और दक्षिण में निकोबार है। ठीक है, तो आपको याद रखना है, अक्सर हम इसको अंडमान निकोबार कह देते हैं, लेकिन जबकि इधर का हिस्सा अंडमान है, इधर का हिस्सा निकोबार है, इसीलिए कहा गया ये, इसको अंडमान समुद्र भी यहाँ पे लिख के दिखाया गया है। आगे क्या है, यह द्वीप समूह निमज्जित पर्वत श्रेणियों के शिखर हैं। यहाँ द्वीप समूह देश की सुरक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इन द्वीप समूह में पाए जाने वाले पादप एवं जंतुओं बहुत अधिक विविधता पाई जाती है। ये द्वीप विषुवत वृत्त के समीप स्थित है। यहाँ की जलवायु विषुवतीय है और घने जंगलों से आच्छादित है। अब
भूमध्य रेखा वगैरह का अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा कि ये विषुवत वृत्त का मतलब क्या है, तो पहले पार्ट की वीडियो देखिए ना, आपको सब कुछ समझ में आएगा। पहला पार्ट भी देख के आइए, हमारे आपकी इस बुक के पहले पार्ट की वीडियो की बात कर रहा हूं मैं, देख के आइए, अच्छे समझ में आएगा। ओके, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, वो भी कहां पर है? अंडमान निकोबार में। हमारे पास देखो ज्वालामुखी नहीं है, देश ऐसे हैं जहां पर बहुत ज्वालामुखी है, पर हम लोग काफी शांति प्रिय लोग हैं, इसलिए हमारे देश की भूमि भी बहुत सारी शांति प्रिय है, कोई ज्वालामुखी नहीं है। एक है, वो भी सिर्फ अंडमान निकोबार में, और ये भी कहां पर स्थित है? बैरन द्वीप पर है। देखो नाम भी बैरन है, देखो बैरी होते हैं ना, हाँ ज्वालामुखी हमारा बैरी है, ठीक है। ऐसे ही ये स्थित भी कहाँ है? बैरन द्वीप पर स्थित है। आप ऐसे याद रखते हैं, बैरी लोग बैरन द्वीप पर ही रहेंगे, सीधी सी बात है। विभिन्न भू आकृति विभागों का विस्तृत विवरण प्रत्येक विभाग की स्पष्ट करता है। अब यहाँ से जो है बस वही सारी चीजें चालू हो गई जो हम पढ़ के आए हैं। ये विभाग एक दूसरे के पूरक हैं, देश को प्राकृतिक संसाधनों में समृद्ध बनाते हैं। उत्तरी पर्वत जल एवं वनों का प्रमुख स्रोत है। उत्तरी मैदान देश के अन्य भंडार है। जो ये जो आप पढ़ रहे हो, ये पूरा पूरा जो 6 भाग हम पढ़ के आए हैं, उसका एक जस्ट एक रिवीजन टाइप जैसी चीजें हैं कि हमारी जो विविधता है वही भारत को सबसे खास बनाती है। भारत है ही खास एक देश, ये जमीन ही जो है क्या रही है, आप ही बता देना कमेंट में कि ये हमारा भारत हमेशा से किस चीज के लिए मान रहा है, मुझे शायद अभी याद नहीं आ रहा। ओके, तो उत्तर में पर्वतों के जल और प्रमुख हैं, उत्तरी मैदान में अन्न के भंडार हैं हमारे। अभी जो आप पूरा पढ़ के आए देखो, उत्तर में हमारा जो पर्वत है वो हमें नदियां देते हैं और नदियों से हमें जल मिलता है। उत्तर के मैदान में अन्न के भंडार हैं, प्राचीन सभ्यताओं का विकास यहीं पर हुआ। पाठारी भागों में खनिज के भंडार हैं जिसने देश को औद्योगिकरण में विशेष भूमिका निभाई है। तटीय क्षेत्र ने मत्स्यन और पोत संबंधी क्रियाकलाप के लिए उपयुक्त स्थान दिया है। देख रहे हैं आप, हर एक क्षेत्र हमारे लिए कितना उपयोगी है। पर्वतों से हमें जल मिला, उत्तरी मैदानों से हमें खाने को अनाज मिला, पाठार से हमें खनिज मिले, और तटीय क्षेत्रों से हमें पोत संबंधी मतलब यहाँ पर है व्यापार, मत्स्य मछली पालन का मिला। इस प्रकार देश की विविध भौतिक आकृतियां भविष्य के विकास के लिए अनेक संभावनाएं प्रदान करती हैं। और इसी के साथ आपका जो अध्याय है वो भी समाप्त हो जाता है। तो उम्मीद करता हूं बच्चों कि आपको चैप्टर का हर एक टॉपिक अच्छे से समझ में आओ। अगर कोई कहीं पे कमी रह गई है तो मैं बैठा हूं, कमेंट में आप मुझे बताइए, हम उस चीज को सुधारेंगे। और घबराइए नहीं, प्रश्न उत्तर की भी वीडियो आपको मिलेगी। जैसे ही आपके जो चैप्टर को हम समझाने का सिलसिला खत्म कर देंगे, हम आपके स्कूल से मिले हुए सपोर्टिंग मटेरियल के हर एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझाते हुए इन्हें पेपर में कैसे अटेम्प्ट करना है उसकी भी वीडियोस लाएंगे। ये जो अभ्यास क्वेश्चन आंसर है, अगर आपको इनके लिए वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट बताना, उसकी भी हम वीडियो लाएंगे। आपकी तैयारी ऐसी करवाएंगे कि आपका एसएसटी अगर कभी वीक था तो आप इसमें बटे से बटे बढ़िया से बढ़िया नंबर ला पाएंगे। टेंशन नहीं लीजिए, बस चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, वीडियो अच्छी थी लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, क्लासमेट के साथ, जिनको भी साथ आप शेयर करना चाहें, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। मैं मिलूंगा बहुत जल्द अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। और अगर आप कह रहे हैं कि भैया ये वाला बॉक्स तो आपने समझाया नहीं, अरे थोड़ा बहुत खुद भी पढ़ लिया करो, समझ गए? तो चलिए अब समाप्त करते हैं आज की वीडियो।